नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति में हम इकोनॉमी और फाइनेंस के जटिल लगते हुए मुद्दों को बड़ी ही आसान भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। और आज का विषय है देश की नई विदेश व्यापार नीति। इतनी विशाल धरती, 200 देश, हर जगह की जलवायु, पर्यावरण, जमीन, मिट्टी, टोपोग्राफी अलग अलग। कहीं खेती किसानी ज्यादा है तो कहीं उद्योग धंधे, कहीं कोई फसल होती है तो कहीं संसाधन की सुविधा के अनुसार अलग अलग उद्योग धंधे। इंसान को जरूरत तो हर चीज की है, मगर हर चीज एक ही स्थान पर तो हो नहीं सकती। ऐसे में एक देश दूसरे देश के साथ अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जिन्हें हम आसान भाषा में आयात निर्यात के तौर पर जानते हैं, और इसी को विदेश व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाता है। कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री डेनिस रॉबर्टसन के अनुसार विदेशी व्यापार वृद्धि का इंजन है। 1 अप्रैल से देश में नई विदेश व्यापार नीति लागू हुई है। नई नीति की बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में मदद करने वाली हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं शैलेश पाठक, आप फिक्की के महासचिव हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अनूप वाधवान, आप वाणिज्य मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। आप दोनों मेहमानों का संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत हम शुरू करें इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि जो नई विदेश व्यापार नीति है ये क्या कहती है और इसमें क्या क्या खास पॉइंट्स हैं जो पीछे बार से अलग है। इसको एक ग्राफिक्स के ज़रिए अगर हम देखें तो इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है, ये इस नीति में इंसेंटिव रिजीम से रेमिशन रिजीम की तरफ जाने का प्रयास किया गया है। साथ ही लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम यानी जिसे हम एमएसएमई बोलते हैं, उसके लिए आवेदन शुल्क को 50 से 60% तक कम किया गया है। निर्यात को मान्यता के लिए थ्रेशोल्ड को कम किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट होगा वो देशों के साथ अब रुपए में होगा, न कि डॉलर में। और साथ ही नई विदेश व्यापार नीति में 39 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एक्सलेंस यानी TEE बनाए गए हैं। इसमें 4 और शहर जोड़े गए हैं, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। और साथ ही जो कुरियर से खेप भेजी जाती थी, अब तक 5 लाख रुपए तक का ही प्रति खेप आप कुरियर से भेज सकते थे, लेकिन अब आप 10 लाख तक भेज सकते हैं। डॉक्टर वाधवान से इस मामले में हमारा पहला सवाल है। आप सरकार में रहे हैं, बल्कि मुझे ध्यान है कि हर 5 साल में विदेश व्यापार नीति आती थी। इसके पहले 2015 में आई थी, 2020 में आने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से ये 3 साल बाद में आया, और उस समय आप ही थे, आपने इसको एक्सटेंड किया था। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया अब क्या है और कैसे मानते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन जो किए गए हैं किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात को आगे बढ़ाएगा? जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया, 2015 की पहली पॉलिसी थी जो 2020 तक लागू थी, लेकिन इस बीच फिर कोविड आ गया और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अव्यवस्था रही, तो उसको समय समय पर फिर बढ़ाते रहे और मेरे ख्याल 31 मार्च 23 तक उसकी अवधि बढ़ती रही। पर ऐसा नहीं है कि जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ 2015 के बाद, या कोई सुधार नहीं हुआ। समय समय पर कई सुधार हुए, जो भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलता था या एक्सपोर्टर से फीडबैक मिलता है उसको लेते हुए कई सुधार हुए। उदाहरण दिया, MEIS पहले योजना थी जिसमें इंसेंटिव मिलते थे, फिर वो WTO नॉन कंप्लायंट हो गई तो रिमिशन स्कीम आई जी। जो RODTEP है वो कुछ वर्ष पूर्व आई, उससे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ROSCTL आया था। तो ये समय समय पर सुधार हो रहे थे। तो एक तरह से जो नई पॉलिसी आई है उसके द्वारा ये सारे सुधार जो हैं संकलित किए गए हैं, और उसके अलावा उसमें फिर कुछ और अन्य सुधार भी जोड़े गए हैं, कुछ अन्य परिवर्तन भी जोड़े गए हैं नई पॉलिसी में, और कुछ नई प्राथमिकताएं दी गई हैं। तो और जो मुख्य सुधार हैं, एक तो जैसे आपने बताया कि इंसेंटिव्स
जो अभी WTO नॉन कंप्लायंट है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वी आर नॉट entitled to give any more because India has crossed a certain threshold of income and economic development. तो अब हम सिर्फ जो एक्सपोर्टर्स पे कर लगते हैं या ड्यूटीज़ लगती हैं उनका रिमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए रॉडटेप स्कीम आई जो 2023 की नई पॉलिसी में अब फॉर्मली इंक्लूड हुई है। और मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन नज़र आ रहे हैं इस पॉलिसी में। एक तो जो व्यवस्था और प्रक्रिया है उसमें सुधार, जिसको ब्रॉडली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रयास है और ये पहले से हो रहा है। आई थिंक इवन नाउ मोस्ट ऑफ आवर अप्रूवल्स ऑनलाइन हैं, डिजिटाइज्ड हैं, पेपरलेस हैं और उसमें काफ़ी सुविधा है एक्सपोर्टर्स को। उसको और कंसोलिडेट किया जाएगा इस नई नीति के तहत। और ये नई नीति में जिक्र है ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस अप्रूवल्स का बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन। उससे काफ़ी सुविधा होगी। जो ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहलाता है EODC जी फॉर द ECGC स्कीम एंड द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, दैट वाज मैनुअल। बाकी जो एडवांस ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन है दैट वाज डिजिटाइज्ड, अप्रूवल वाज डिजिटाइज्ड। The ECGC, which is the Export Promotion Capital Goods Scheme, that was also the application was digitized, उसका अप्रूवल भी डिजिटाइज था। लेकिन अब जब लाइसेंस लेने के बाद आप पूरा एक्सपोर्ट अपना कर देते हो, उसमें जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी ऑनलाइन डिजिटाइज करने की का प्रावधान है। कुल मिलाकर आप जो कहना चाह रहे हैं इसमें ये है कि एक तरीके से जो अंडर करंट है, जो बॉटम लाइन है, अगर ये करें, वो ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। जी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू है कुछ अतिरिक्त लाभ भी दिए गए हैं, अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं, तो वो पहलू भी है जी। और उसमें जैसे आपने जिक्र किया MSME के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए लाइसेंस फ़ी कम कर दी गई है फॉर EPCG एंड फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। जो स्टेटस होल्डर्स हैं एक्सपोर्टर्स, जिनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जिनकी ट्रांजैक्शंस आर फैसिलिटेटेड, उनका भी स्टेटस होल्डर का जो क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड है एक्सपोर्ट्स का, वो क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड उसको नीचे लाया गया है। तो जैसे फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए उनका एक्सपोर्ट विल काउंट विद अ मल्टीप्लायर ऑफ 2 टू क्वालिफाई फॉर स्टेटस होल्डर बेनिफिट्स। तो ये सब लाभ दिए गए। मर्चेंटिंग ट्रेड नाम का नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें आप किसी दूसरे देश से कोई वस्तु लेके किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो वस्तु को हिंदुस्तान में आने की आवश्यकता नहीं है, आप थर्ड कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो ये नई इनोवेशन है मर्चेंटिंग ट्रेड। एंड countries like Singapore and all take huge advantage of this kind of opportunity, although sometimes it might touch the shore of the country also, but essentially what is happening is something comes from one place, gets notionally packaged और फिर वो किसी और देश में चले जाता है। वो हमारे नियम में, हमारे पॉलिसी में अभी तक उसका प्रावधान नहीं था, लेकिन वो प्रावधान ये एक नई चीज़ बता रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बिना अपने देश में आयात किए हम कैसे दूसरे देश को निर्यात कर सकते हैं। इस पे वापस आते हैं आपके पास। इंडस्ट्री से शैलेश जी हमारे साथ हैं। इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो इंडस्ट्री से डिमांड्स आती हैं उस डिमांड को इसमें पूरा करने की कोशिश की गई है। जो नई हमारी विदेश व्यापार नीति है, जिसे हम शॉर्ट में अब FTP कहेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इस नई FTP पे पहले आपकी इंडस्ट्री की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया क्या है? क्या सारी डिमांड मान ली गई हैं या कुछ और हैं जो अभी आप लोग कहने वाले हैं? जी, त्वरित प्रतिक्रिया तो उसी दिन दे दी गई थी जिस दिन हमारे माननीय पीयूष गोयल जी, वाणिज्य उद्योग मंत्री ने ये नीति जारी की थी। लेकिन 4 मुख्य बातें हैं और 4 मुख्य बातों का सार ये है कि आज मान लीजिए, और अभी हाल में ही मंत्री जी ने कहा कि पहली बार, इतिहास में पहली बार भारत का निर्यात $750 मिलियन से बिलियन डॉलर से ज़्यादा हुआ। और हमारा तो उद्देश्य ये है कि सरकार के साथ मिलकर उद्योग जगत अगले 7 साल में 750 बिलियन से दुगने से भी ज़्यादा $2 ट्रिलियन 2030 तक कर लें। अब इसके लिए हमें हर साल
जो कंपाउंडेड एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ 12-13% बढ़ना पड़ेगा, वो कैसे होगा? जी। और वो ये जो नई निर्यात नीति है FTP, वो कैसे करती है? सबसे पहले तो वो एक्सपोर्ट्स को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो एक कंडीशंस बनाती है वो है। दूसरा कि निर्यात तो तब होगा जब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे ऊपर जाएगी, और इस मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर लॉजिस्टिक्स जल्दी से उसको पोर्ट्स में पहुँचाने का काम कैसे करेगी। और तीसरा, जैसे अनूप जी ने कहा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ तक हो सके टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग हो और जल्दी से जल्दी जो भी परमिशंस हैं, अप्रूवल्स हैं, वो मिल जाएं। और चौथी जो बात आपने कही कि हम डॉलर में क्यों निर्यात आयात करें, हम रुपए में क्यों नहीं करें? भाई, भारत अगले 7 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली। तो जिस तरह से आज के दिन हम एक डॉलर को यूनिवर्सल करेंसी मानते हैं, आज भारत के वॉस्ट्रो अकाउंट्स 19 देशों के साथ हैं जहां हम रुपए से बिजनेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि आपने वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट की बात की। जी, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आपने वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो ब्रीफ में, अनूप जी हमसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि मान लीजिए मैं कोयम्बटूर में टेक्सटाइल मशीनरी बनाता हूँ और उसको मुझे कोरिया भेजना है या फिनलैंड भेजना है। अगर कोरिया वाले मुझे रुपए में पैसा दे दें या फिनलैंड वाले मुझे रुपए में दे दें, तो मेरे लिए सहूलियत है, फिर मुझे डॉलर का हेजिंग और एक्सचेंज रेट नहीं खाना। ये है कुल मिला के बात। सो ये 4 चीज़ें इस नीति में। अब चूँकि इंडस्ट्री की तरफ से बोल रहा हूँ, तो और क्या चाहिए? एक मुख्य बात ये चाहिए, और हमने प्रतिक्रिया तो उसी दिन दे दी, हमारे प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा ने और हमारे ट्रेड कमेटी के चेयर हरीश आहूजा ने और अनिल मैथ्यू को चेयर ने प्रतिक्रियाएँ दी थी। एक इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मदद यही चाहिए कि जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने कहा कोरिया में या फिनलैंड में, वहाँ से सुगमता से मुझे पैसे कैसे मिल जाएं, और ये कदम से कदम बढ़ा के भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। और RBI पहले ही से दिखा चुकी है कि वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। आप सोचिए, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RBI के कारण इतनी जल्दी हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो विद इन इंडिया है, भारत के अंतर्गत है। सिंगापुर के साथ हमारा अभी समझौता हो गया है। इसी तरह से रुपए पे आधारित UPI हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं देश के, उनका पैसा कुछ समय के लिए ही अगर फंस जाता है, लॉक्ड हो जाता है, तो उससे उनके व्यापार को ये होता है। इस पे आपसे आते हैं 1-2 मुद्दों पर बात करने के लिए, लेकिन ज़रा अपने दर्शकों की सुविधा के लिए ये समझा दें थोड़ा सा कि आखिर ये विदेश व्यापार होता क्या है। तो अगर इसे हम टेक्स्ट की भाषा में समझने की कोशिश करें, तो 2 देशों के बीच वस्तुओं का जो विनिमय होता है, यानी एक देश दूसरे देश को देते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इसे हम एक विदेश व्यापार कहते हैं। और कुल मिलाकर 3 तरीके के हम देख सकते हैं कि विदेश व्यापार जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो आयात होता है, सुना होगा आपने, एक निर्यात होता है, ये भी सुना होगा, और एक पुनर्निर्यात होता है जिसको एंट्रेपॉट कहते हैं। यानी कि आपने कोई सामान आयात किया और आयात करने के बाद फिर से उसको पैकेज करके आपने उसको वापस एक्सपोर्ट किया, जिसमें अभी अनूप जी बता रहे थे कि एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव अभी आया है कि बिना देश में आयात किए ही आप उसको निर्यात कर सकते हैं, और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये जो UPI और RBI से इंडस्ट्री की डिमांड है और एक्सपोर्टर्स की डिमांड है, ये तो वाकई में है, क्योंकि बहुत दिनों से है कि पैसा फंसे नहीं, इमीडिएटली पे आउट हो जाए। इसके लिए क्या सरकार कर रही है? सर्टनली जो ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स हैं, पेमेंट मैकेनिज़म्स हैं, दे हैव टू बी एफिशिएंट एंड एडिक्वेट। और ख़ासकर जो फॉरेन ट्रेड से संबंधित प्रक्रिया है और जो गेटवेज हैं, दे हैव टू बी एफिशिएंट, बिकॉज यू कांट, एक्सपोर्टर्स कांट अफोर्ड कि उनका पैसा लॉकअप रहे और वर्किंग कैपिटल लॉकअप रहे। तो सर्टनली बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और ये जो वॉस्ट्रो की बात अभी हो रही थी, तो बेसिकली द वॉस्ट्रो अकाउंट इज़ अ रुपी अकाउंट ऑफ योर ट्रेडिंग पार्टनर ओपनड इन इंडिया। इंडिया में वो रुपी अकाउंट खोल लेते हैं किसी इंडियन बैंक में, तो आपके जब एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स पे करते हैं उनको, फॉरेन पार्टनर्स को, तो उनकी पेमेंट उस रुपी अकाउंट में चली जाती है। सो
your foreign trading partners then have rupee funds available with them. जिसको आप सामान बेच रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, वो भारत में अपना अकाउंट खोलेगा और पेमेंट रुपीज में ले और लेगा, रुपीज में लेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट वो में, और वॉस्ट्रो फिर हो जब उसको आपसे कुछ इंपोर्ट करना होगा तो उसी रुपए को यूज करके वो इंपोर्ट कर लेगा इंडियन प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में इंपोर्ट अपने देश में। तो द इशू ओनली विल बी दैट हाउ डू यू फंड द डेफिसिट। मान लो जो रुपए जनरेट हुए उसके पास बाय एक्सपोर्टिंग टू इंडिया, इफ दोज रुपीज आर नॉट एडिक्वेट फॉर दैट कंट्री टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, फिर वो गैप कैसे भरेगा? तो उसमें या तो कोई कैरी फॉरवर्ड बेसिस हो, बट देन एट द मार्जिन कुछ सेटलमेंट का तरीका ढूंढना पड़ेगा where some hard currency transactions might also be involved। पर जैसे जहाँ तो हमारा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, वहाँ तो रुपी फंड्स विल अक्यूमुलेट एंड रुपी फंड्स सरप्लस में होंगे इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर फॉर बाइंग इंडियन गुड्स। तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ प्रॉब्लम आपके ट्रेडिंग पार्टनर को होगी कि जो सरप्लस रुपी फंड्स हैं वो कैसे यूटिलाइज करेंगे। एंड आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल है जो हमारा ईरान के साथ ट्रेड था, जब ईरान जी वाज अंडर सैंक्शंस, तो दिस वॉस्ट्रो अकाउंट वर्कड वेरी वेल, और उसमें आई थिंक अप टू 20,000 करोड़ रुपीज़ अक्यूमुलेटेड एज ईरानियन रुपी फंड्स इन इंडियन बैंक्स। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल किया, और अब जो नई नीति है उसमें द यूजेस दैट यू कैन पुट दैट रुपी टू हैव बीन एक्सपेंडेड। You can import goods and services, you can invest in Indian markets, capital instruments। जी। So मेरे ख्याल इससे काफ़ी आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट की बात की। एक दर्शकों की जानकारी के लिए 21-22 का आंकड़ा हमारे पास ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि भारत ने किस देश को कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया और ट्रेड डेफिसिट क्या रहा। तो देखिए यूएसए को हमने 21-22 का आंकड़ा बता रहे हैं, और यूएस मिलियन डॉलर्स में ये है 76,167 यूएस मिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट हुआ, और इंपोर्ट 43,314 डॉलर हुआ। आप ग्राफिक्स में अब देख लें इसको। और ट्रेड डिफरेंस जो है यहाँ यूएसए के साथ हम प्लस में हैं, यानी हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है। इसी तरीके से लास्ट में आप देखें यूके को भी हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, वहाँ से इंपोर्ट कम किया है, तो ट्रेड डेफिसिट जो है, डिफरेंस जो है वो प्लस में है। लेकिन बाकी सारी कंट्री, चाइना के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, जर्मनी के साथ, जापान के साथ और रशिया के साथ। ये बताने के लिए कि किस देश में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। शैलेश जी, इसी से जुड़ा आपका अगला सवाल है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगले 7 साल में, यानी 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि $2 ट्रिलियन। सरकार का ही लक्ष्य नहीं, इंडस्ट्री का भी लक्ष्य है। तो $2 ट्रिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ ये समझाना ज़रूरी है कि $2 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब, यानी 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन के बराबर होता है, जो अभी 750 है, 760 होने की उम्मीद है। जिस CAGR की बात कर रहे थे कि अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो वो 14% के आसपास बैठ रहा है। इस पे आपसे बात हो गई, लेकिन एक हमारे पास एक आंकड़े और हैं। ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI है, और ये थिंक टैंक है। इन्होंने ये कहा है कि मार्च 2023 के समाप्त होने में ही 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भारत एक्सपोर्ट करने लगेगा। ये फिगर हालांकि कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये थिंक टैंक के आंकड़े उनके मुंह में घी शक्कर जी। लेकिन आपने जैसे अभी एक ग्राफिक दिखाया, बहुत अच्छा ग्राफिक था, उसमें 6 देश थे। तो मैं 4 देशों की स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ जी। आपने कहा जर्मनी, जापान, रशिया और यूके। अब मान लीजिए मैं भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस में हूँ और वहाँ से कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूके। अगर मुझे रुपए में ही पैसे मिल जाएं, पाउंड का चक्कर ना हो, डॉलर का चक्कर नहीं हो, तो मेरे लिए आसान होगा। और अगर मैं मान लीजिए जर्मनी के लिए टेक्सटाइल मशीनरी बना के कोयम्बटूर से भेज रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ आयात करना पड़ेगा। आपने कहा निर्यात, आयात और पुनर्निर्यात। उसके लिए मुझे कुछ दूसरी मशीनरी आयात करनी हो, अगर मैं रुपए में आयात कर सकूँ तो मेरे लिए अच्छा है।
मैं छोटा अगर धंधा चलाता हूँ तो मेरे लिए रिस्क क्या है? एक है इंटरेस्ट रिस्क, एक है एक्सचेंज रेट रिस्क, बाकी तो मैं निपट लूँगा। तो अगर एक्सचेंज रेट रिस्क इस भारत सरकार के इनिशिएटिव के कारण मेरा ख़त्म हो जाए तो मुझे कितनी सुविधा होगी। तो मतलब 2 ट्रिलियन क्या, हम तो और आगे पहुंच जाएंगे इस आधार पर। मुख्य बात ये भी है कि लघु और छोटे उद्योगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में एक स्टार हाउस रेटिंग होती है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो 5 स्टार का 2000 करोड़ का टारगेट होता था, उसको अब इस नीति में 800 कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल में कितने सारे 3 स्टार से 4 स्टार हो जाएंगे, 4 स्टार से 5 स्टार हो जाएंगे, और अल्टीमेटली सरकार चाहे जो भी कहे, फिक्की चाहे जो भी कहे, वो हमारा कानपुर में बैठा या तिरुपुर में बैठा या गुवाहाटी में बैठा जो निर्यातक है, उसी से ये 2 ट्रिलियन होगा। उसकी ज़िंदगी कैसे आसान होगी? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। और एक इमर्जिंग एरियाज़ को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, नए क्षेत्रों को। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उदाहरण के लिए ग्रीन एनर्जी, उनके लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें हैं कि उसमें हम कैसे निर्यात अधिक कर सकें। आपने भदोही की बात की, मिर्ज़ापुर की बात की, और वहाँ के कालीन को कौन नहीं जानता है। इससे जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अभी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस, जिसको TEE बोलते हैं, 39 थे, 4 उसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, इनका चुनाव कैसे होता है, और कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, कितना सक्सेसफुल ये रहा है अब तक? असल में जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं, आई थिंक 40 के आसपास पहले थे, अब 4 और जोड़ दिए गए। उनमें द बेसिक अप्रोच इज़ के क्लस्टर बेसिस पे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे, और क्लस्टर बेसिस में देयर सम व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर एक जगह पे इंडस्ट्री का क्लस्टर रहता है तो कुछ उसमें फिर कॉस्ट रिडक्शंस होती हैं, उस एरिया में पूरी एक तरह से इनपुट्स की मार्केट डेवलप होती है, स्किल्ड लेबर इज़ अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड होता है उस इंडस्ट्री के लिए वो डेवलप होता है। सो सम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द क्लस्टर अप्रोच, और ये जो टाउन ऑफ एक्सीलेंस है इज़ बेस्ड ऑन दैट लॉजिक। और इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं, एक तो जो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है, वो उसमें एक्सपोर्टर्स आर एबल टू एक्सेस मार्केट्स अब्रॉड, तो उसमें इस पूरे क्लस्टर को वो सुविधा मिल जाती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर का। जैसे आपका कोई जॉब वर्क है, आपने कोई चीज़ बनाई, उस पर कोई स्पेशल टाइप ऑफ पेंट होना है, सो दे आर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ वेयर दैट वर्क कैन हैपन। तो वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी पॉसिबल हो जाती है क्लस्टर अप्रोच में, और फिर सभी इंडस्ट्रीज उसको एक्सेस कर सकती हैं, और उस क्लस्टर जो फैसिलिटी है उसके लिए EPCG अवेलेबल हो जाता है जी। अदरवाइज EPCG इज़ नॉट अवेलेबल अनलेस यू आर एन एक्सपोर्टर योर सेल्फ। बट फॉर दीज क्लस्टर्स कोई फैसिलिटी है जो एक्सपोर्टर्स यूज़ करते हैं, इवन दो द फैसिलिटी इटसेल्फ इज़ नॉट एन एक्सपोर्टर, उसको EPCG लाइसेंस से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने की परमिशन मिल जाती है। तो ये भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना है, क्लस्टर डेवलपमेंट, ये उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन कह सकते हैं, या डिफरेंस है? एक्चुअली पूरी दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट होता है वो एक शहर के इर्द गिर्द ही बनता है, पूरा राज्य नहीं होता है, एक शहर होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र में कुछ चुनिंदा ऐसे विशेष शहर हैं जहाँ से अधिकांश एक्सपोर्ट होता है। तो वो हो गया TEE जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस 39 थे जी। और अभी 4 और 43 जुड़ हो गए तो 43 हो गए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। आज के दिन भारत में लगभग 750 ज़िले हैं, और कई राज्यों ने कहा है कि हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हमारे इतने सारे ज़िले हैं, हर ज़िले की एक विशिष्ट प्रोडक्ट होगी जिस पे हम पूरी अपनी शक्ति झोंकेंगे। और अगर यही हम 750 ज़िलों में कर लें तो 750 विशिष्ट चीज़ें हम एक्सपोर्ट के लिए कर पाएंगे। और उसके लिए इस नई FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का प्रावधान है, और मेरे विचार से ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं हैं, और उन राज्यों में ही, अब जैसे आप राजस्थान का ही उदाहरण ले लें तो जयपुर और जोधपुर और कोटा और अजमेर में काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में वहाँ काम आएगा। वहाँ काम आएगा। और अगर हम सेक्टर की बात करें
कि इसमें कौन कौन से सेक्टर के, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर में हो सकता है, पेट्रोलियम के भी कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें हम अभी देख रहे हैं कि ये एक बूस्ट आएगा एक्सपोर्ट में, आपके हिसाब से? असल में जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो काफ़ी वेल नोन है। लुकिंग एट आर एक्सपोर्ट बास्केट, एक तो पेट्रोलियम सेक्टर, रिफाइंड प्रोडक्ट्स वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और दूसरा जैसे फार्मा में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जेम्स एंड ज्वेलरी वी आर स्ट्रॉन्ग, और अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो लेदर गुड्स हैं उसमें वी आर स्ट्रॉन्ग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक ऑल दीज विल स्पेयरहेड दैट मूवमेंट। और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच है, दैट इज़ द from the industrial angle, the ministry DPIIT handles that program. Then from the export side, there is the scheme of districts as export hubs. So on the export side, we are not confined to one product per district. The idea from the export side was कि हर एक district में पहले से कुछ ना कुछ वस्तुएं एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करो और उनमें देखो क्या हम सुधार ला सकते हैं कि उसका पोटेंशियल पूरा अचीव हो। तो एक तरह से इट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड द होल अप्रोच टू एक्सपोर्ट्स, और पूरे गांव में एक तरह से अब कॉन्शियसनेस हो गई है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यूपी में कई ज़िलों से, वाराणसी वगैरह से कॉन्शियसनेस हुई, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होने शुरू हुए मिडल ईस्ट को, और जब कोविड आया तब फूड की वर्ल्ड वाइड देयर वाज अ क्राइसिस, एंड हमारे एक्सपोर्ट्स कोविड वाले वर्ष में 12% बढ़े फूड प्रोडक्ट्स की। एंड आई थिंक जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम थी, उससे विशेष बल मिला उस पोटेंशियल। यानी कि जो आज हमने टाइटल दिया है कि मेक इन इंडिया का डंका बजने वाला है, वो बिल्कुल सही है। और एक बहुत ब्रीफ में आखिरी सवाल पूछना ज़रूर बनता है कि अभी जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है शैलेश जी, ये इसमें गुड्स कम हैं, सर्विसेज ज़्यादा है, मर्चेंडाइजीज, इसको लेके कितनी गंभीरता है कि वो बढ़े? क्या ये एक चुनौती है? अच्छा प्रश्न है। जो हमारे गुड्स हैं और जो हमारे सर्विसेज हैं, उसमें जो वृद्धि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की हो रही है वो अपेक्षाकृत अधिक है जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी सुधार हुए हैं, असल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किन किन चीज़ों से बढ़ावा मिलेगा, उन सभी चीज़ों पर लगभग काम हो रहा है। लॉजिस्टिक्स की बात मैंने कही, जो उनको वित्तीय सुविधा मिलती है, फाइनेंस अवेलेबिलिटी है, उनकी बात हमने करी। ईजियर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स की भी बात हुई। लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ करना शेष है, समर शेष है, हम आगे बढ़ेंगे। असल में जो एक्सपोर्ट्स के डिटर्मिनेंट्स हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं, काफ़ी हद तक तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वो कवर होते हैं, लेकिन उसके आगे भी जैसे शैलेश जी ने कहा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो वो सब बिंदु भी प्रभावित करते हैं एक्सपोर्ट्स को। और उसमें भी अलग से सरकार की नीतियां हैं और सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकिन कुल मिलाकर यही है कि सरकार का फोकस है कि वो मर्चेंडाइजिंग। मैं एक 20 सेकंड लूँगा जी। परसों हम लोग सिविल एविएशन सचिव महोदय से मिल रहे थे और ये बात हुई कि ये जो बड़े वायुयान होते हैं, बोइंग 737, ये भारत में कब बनेंगे। और बात हुई कि अचानक ये हम नहीं कर सकते, इसकी पूरी एक वैल्यू चेन होती है। तो उनके जो दरवाजे होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जो पंखे होते हैं, अगर वो धीरे धीरे हम बनाने लगें तो एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम पूरा एयरक्राफ्ट भारत बनाएगा और दूसरे देशों को बेचेगा। अब समय ख़त्म हो चला है। आप दोनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम अर्थनीति में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर किसी ऐसे विषय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।